नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार संतोष श्रीवास्तव जी की कहानी नागफनियों के बीच। तो आइए सुनते हैं कहानी। न जाने वह कौन सा संक्रांति काल था जब कुमुद की मेडिकल की पढ़ाई समाप्त हुई थी और अमेरिका में कार्तिक भैया ने उसके और माँ के लिए वीज़ा, पासपोर्ट और हवाई टिकटों का इंतज़ाम कर दिया था। बरसों से इंतज़ार करती माँ का चेहरा दमक उठा था। देर से ही सही, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। वहाँ तुम अपना क्लिनिक खोलना और सुख और शांति से भरी जिंदगी जीना। बहुत सहा हमने, बहुत ज़्यादा। वह कहना चाहती थी, क्यों माँ, तुम मुझे सागर में बूंद भर बनाना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि मैं अपने टैलेंट को, अपने हुनर को यूं जाया कर दूं? पर असमंजस में कुछ कर नहीं पाई। इधर तो सब खत्म हो ही चुका है। पिछले महीने भैया ने आकर मकान बेचने की लिखा पढ़ी भी कर ली है। घर का फालतू सामान भी बेच दिया है। थोड़ा ज़रूरी सामान वह अपने साथ ले गए, थोड़ा माँ को लाने को कहा, और जो बचे सब बेच कर आना। उधर इस सब की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत होगी भी क्यों? ये सब तो पापा के समय का वह आउटडेटेड सामान है जो अमेरिका जैसे भौतिक समृद्धशाली महादेश में खपेगा नहीं। क्या वह जानती नहीं कि वहाँ अपार्टमेंट होते हैं, वॉल टू वॉल कारपेंटिंग होती है, दीवारों पर तीज त्योहार का परिचय देता रंग रोगन नहीं बल्कि पेपर चिपका होता है। तरह तरह की आधुनिक सुविधाएं, कपड़े और बर्तन धोने की मशीन, माइक्रोवेव, बड़ा फ्रिज, कुकिंग रेंज, सोडा बनाने की मशीन, बोतल खोलने की मशीन, उसके बीच फंसा आदमी भी एक मशीन। नलों से पानी की धार नीचे न जाकर ऊपर जाती है। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। घरेलू नौकर ढूंढे नहीं मिलेंगे। भैया, आखिर क्यों तुम इतने प्रभावित हो वहां से? क्या माँ, मीराबाई पैदा की है तुमने। लोग उस देश के सपने देखते देखते जिंदगी गुजार देते हैं और इसे आसानी से मिल रहा है तो इतने नखरे। भैया के कड़वे वचन उसे कुरेदते नहीं बल्कि तरस आता है भैया की सोच पर, माँ की लालसा पर। कैसी आसानी से पापा के बाद घर सहित उनकी सारी गृहस्थी बेच डाली है। पर माँ का भी दोष नहीं। एक तो वे महत्वाकांक्षी महिला रही हैं। जो वे करना चाहती थी कर नहीं पाई। असफलता हमेशा उनका आंचल थामे रही। दूसरे पापा असमय चले गए और उनके जाने के बाद वे असहाय निरुपाय हो गई हैं। किसी ने उनकी पीड़ा नहीं बांटी। सब रो धोकर 13 दिन में लौट गए और चुप्पी साध ली। जबकि जिंदगी भर माँ पापा की ओर से न तो कभी जायदाद में हिस्सा मांगा गया, न किसी तरह की कोई सहायता, बल्कि पापा ही बुआओं की शादी में रुपया लेकर गए। चाचाओं के लिए भी नौकरी वगैरह की भाग दौड़ की। पापा की सीमित गृहस्थी लेकिन असीमित आपसी लगाव। घर का हर कमरा हंसी ठिठोली, प्यार मनुहार से भरा होता। रात के खाने के समय का एक बड़ा हिस्सा उन चारों के ज्ञान को आपस में बांटने वाला होता। उस हिस्से से भी बड़ी शक्ति पाई है उसने, हर तरह की परिस्थितियों से मुकाबला करने की, जूझते रहने की। समय को हमेशा चुनौती माना उसने और इस तरह बड़ी ऊर्जा अर्जित करती रही वह। स्वभाव पापा का पाया, फकीरी, हर तरह से निर्लिप्त। लेकिन कार्तिक भैया हूबहू माँ पर। इच्छा आकांक्षाओं का अंत नहीं। यह मानकर चलना कि यहाँ उनके टैलेंट की सही कीमत नहीं आंकी जाएगी, सो विदेश प्रस्थान। ठीक उन्हीं क्षणों वह भी ठान बैठी कि मेडिकल की पढ़ाई के बाद यहीं अपने देश में किसी पिछड़े इलाके में जाकर अपनी पढ़ाई को सार्थक करेगी। लेकिन यह बात उसने सभी से गुप्त रखी। हालांकि उसके फकीराना स्वभाव से परिचित माँ अक्सर ठहाका मारती, न जाने कहाँ की सन्यासिनी आ गई हमारे घर में। तो पापा हंसकर कहते, तुम ही बहुत प्रभावित रही इस कौन से, और जाओ हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर, जहां मिस लारा भी ललिता बनकर
गेरुआ साड़ी ब्लाउज पहने पीले बटुए में अपना हाथ घुसाए हरे कृष्णा जपती है। पता नहीं माँ पापा उसकी सोच और दृढ़ता को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं। वह चिढ़ जाती, मैं भगवान को नहीं मानती पापा, लेकिन बस कुछ अलग हटकर कर डालने की चाह है मन में। पापा उस वक्ती मजाक को उसका हौसला बढ़ाने में तब्दील कर देते थे और वह सर्वांग जोश से भर उठती थी। समय निकालकर उसने बारीकी से विवेकानंद और मदर टेरेसा को पढ़ा। अभिभूत थी वह इन दोनों महान हस्तियों से। उसके हाथ भी कुलबुलाते गरीब पिछड़े लोगों की सेवा करने को। कुपोषण के शिकार बच्चे, एनीमिक महिलाएं, दमा और गठिया से तड़पते बेहाल बूढ़े, क्या कुछ न कर डालने की ऊर्जा अंगड़ाई लेती उसके मन में। माँ बेचैन हो जाती, लड़कियां ऐसे रही हैं कभी, सीधी तरह शादी ब्याह करो, अपना करियर बनाओ, संड मुसंडों की राह मत पकड़ो। मन की भावना जिद बन जाती, दूसरों की सेवा करना संड मुसंडों की राह पर चलना हुआ और शादी की गांठ बांध पराए मर्द को अपना सब कुछ सौंप कर कंगाल हो जाना भले मानुष की राह हुई। तर्क अनेक, अंत यही, जो वह सोचती है वैसा करना नामुमकिन है। मौसम गमक उठा। शरद ऋतु की शीतल उज्जवल चांदनी में सब कुछ निखरा निखरा, पत्ते चमकते धुले धुले से। ऐसा ही माँ का मन चमक उठता जब वह भैया की भेजी ईमेल उन्हें पढ़कर सुनाती। कुमुद, जानता हूं तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, पर यह मानकर चलो कि धरती का स्वर्ग बस यही है। हम सबके लिए बड़ा वाइड स्कोप है यहाँ। पूरा आसमान मुट्ठी में नजर आता है और तुम वहां अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। वक्त रहते यहाँ पैर जम गए तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुशियां कदम कदम पर बिछी हैं यहाँ। न हवा में प्रदूषण है, न पानी में। नदियों में शव हड्डी राख यहाँ नहीं बहाई जाती। शुद्ध निर्मल जल और उस पर तैरती नौकाएं। नौकाओं में ही रेस्टोरेंट। खाओ पियो गाओ बजाओ, हर लम्हा जियो और जिंदगी को फूलों में सहेजो। सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। सही है, इधर तो जिंदगी भर रिगदते रहो, एक क्षण भी सुख का नहीं बीतता। जिंदगी जीना तो कोई इनसे सीखे। हम लोग तो जिंदगी ढोते हैं, क्योंकि हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। भविष्य के लिए जिंदगी का हर सुख निछावर करते रहते हैं, आज को भूलकर, और आज जब अतीत बन जाता है तो बिसूरते हैं। कुमुद ने कहना चाहा, पर चुप्पी ज्यादा सही लगी। माँ ने उससे ईमेल का प्रिंट आउट निकलवाया और देर तक पढ़ती रही। न जाने किस दुनिया में डूबती उतराती रही। अब लगता है माँ ने पापा के साथ रहकर कितना अपनी इच्छाओं को मसोसा होगा। सुबह उसने माँ को अपना फैसला सुना दिया। माँ, मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका। इतने दिनों उनके मन में पल रहा संदेह सच बनकर सामने आ गया। फिर भी वे आवाक थीं। कहीं बौरा तो नहीं गई कुमुद? जानती भी है क्या बोल रही है तू? हाँ माँ, जानती हूँ। तुम भी जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने पिछड़े इलाके में रहकर प्रैक्टिस करने का पहले से सोच रखा था। अब तो गांव भी चुन लिया है, सतपुड़ा की घाटी में बसा घुटना गांव। माँ सहम सी गईं। उनकी आंखों में एक साथ अंधेरे उजाले की परछाइयां तैरने लगीं। पूरे चांद की रात थी और निशब्द सन्नाटे में टपकती ओस की बूंदें उनके मन में मथ रहे विचारों को व्याकुल किए दे रही थीं। उस एक खास हल्के से शोर सहित जो झींगुरों का था, धीमा धीमा उदासी की परत बिछाता। बेटी उनके सपनों को कुचल रही थी। मैंने सरकारी सहायता के लिए अपील भी कर दी है। दवाएं, क्लिनिक, नर्स और कंपाउंडर, सारे साधन मिल जाएंगे मुझे सरकार की ओर से। माँ, तुम घुटना गांव के बारे में पढ़ो तो एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ। ओझा तांत्रिकों के बल पर टिका बेहद इंटीरियर में बसा आदिवासी गांव, पिछड़ा निरक्षर। माँ ने कातर हो उसके दोनों हाथ थाम लिए। क्यों आग में झोंक रही है खुद को? साधन और सुविधाओं में क्यों नहीं जीना चाहती कुमुद? क्या वहां मैं चैन से रह पाऊंगी? अपनी जिद के साथ मुझे भी हलकान किए डाल रही है।
यह तुम्हारा भ्रम है माँ। साधन और सुविधाओं के साथ तुम मुझे आसानी से भूल जाओगी, लेकिन मैं समुद्र में बूंद बंद नहीं रह सकती। जहां पहले से ही इतनी सुविधाएं हों, इतने डॉक्टर, अस्पताल, डिस्पेंसरी, वहां मेरा छोटा सा क्लिनिक क्या मायने रखता है? यहाँ मेरी ज़रूरत है। वे असहाय हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं। माँ ने हथियार डाल दिए। अब वे इंतजार करने लगी अपने जाने का। विदेश प्रवास, जो शायद उनका बरसों पुराना स्वप्न था। बहुत कुछ करने की चाह थी उनकी। पापा के रहते वे कभी घर में नहीं बैठी। मंच अभिनय का शौक था उन्हें। शहर की नाटक मंडली में खास जगह थी उनकी। कई नाटक स्टेज किए पर सफल नहीं हुए। वे एक ही उड़ान में पूरा क्षितिज पा लेना चाहती थी। सुविधा संपन्न घर, हाई सोसाइटी में उठना बैठना, अमीरों से दोस्ती की कोशिश ही शायद उनकी सफलता में आड़े आई हो। और कुमुद को इंतजार था सरकारी मदद का। और कार्तिक भैया उतावले थे माँ और कुमुद के लिए कि वे आकर उसकी समृद्धि देखें, कि उनके कार्तिक ने कितनी सुंदर लंबी गाड़ी खरीदी है, कि कितना प्यारा अपार्टमेंट है उसका, जहां सारे आधुनिक उपकरण हैं, बर्फीली ठंडी हरी भरी वादियां हैं। लेकिन भैया यह भी क्यों नहीं बता देते माँ को कि वहां घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, नौकर नहीं होते वहां? यह भी क्यों नहीं बता देते कि अपनों के लिए कितना तरसना पड़ता है वहां? अचानक मिला एक भारतीय कितनी खुशी दे जाता है, यह भी तो बता दो माँ को। प्रवासी पक्षी भी बर्फ पिघलने पर अपने अपने देश लौट जाते हैं। नहीं, वह प्रवासी नहीं बनेगी। उसे यहाँ के लिए बहुत कुछ करना है, शायद इतना कि ये जीवन ही छोटा हो। जिस दिन माँ की अमेरिका के लिए फ्लाइट थी, उसी दिन शहर के मशहूर समाज सेवी उद्योगपति ने उसे एक जीप दान में दी थी। उसकी खुशी का पारावार न था। बिनती चिरौरी करती, रोती बिलखती माँ को वह इसी जीप में एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। एयरपोर्ट पहुंचकर माँ शांत दिखी। बेटी के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कुमुद, तेरी जिद के आगे मैं हारी। तेरा मिशन सफल हो, यही प्रार्थना है। आंसू नहीं बहे कुमुद के, बल्कि पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। थैंक यू माँ, उधर तुम्हारा मन लग जाएगा। मेरे लिए परेशान मत होना। हवाई जहाज उड़ चला और उसकी जीप लौट पड़ी दुर्गम रास्तों पर। लगातार 2 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंची घुटना गांव, पूरी सरकारी सहायता सहित। 2 नर्स, कंपाउंडर, डिस्पेंसरी के लिए दवाएं, सारा सामान जो इलाज के लिए जरूरी था। लगभग 100 कच्चे घरों का छोटा सा गांव। कच्ची सड़कें, पानी बिजली की कोई सुविधा नहीं। पंचायत राज की जहरीली राजनीति छू तक नहीं पाई है गांव को। सभी आदिवासी काले, ऊंचे, तगड़े। औरतें ब्लाउज नहीं पहनती। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद उसकी डिस्पेंसरी खुल गई। गांव भर में तहलका मच गया। डॉक्टरनी आई है, कुमुदनी बाई आई है। झुंड का झुंड लोगों का मिलने आता उसे, चाहे बीमार हो चाहे ना हो। एक जिज्ञासा कि कैसी है डॉक्टरनी बाई? जादू मंतर है उनके हाथ में। देखते ही देखते सर्दी, खांसी, बुखार छू। देवी है देवी। कुमुद मुस्कुराती। कितने भोले हैं ये आदिवासी। रूखा सूखा मोटा अनाज खाकर आधे अधूरे कपड़ों से ही संतुष्ट। बाहरी दुनिया की चकाचौंध से दूर, अपने अच्छे बुरे के लिए 7 देवों को जिम्मेदार मानने वाले। जीवन मरण सब इन 7 देवों की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। विवाह संस्कार आदि में भी ये इन्हीं 7 देवताओं से संबंधित मान्यताओं का कड़ाई से पालन करते हैं। ये गौण आदिवासी मुड़िया माड़िया समुदायों में बटे हुए हैं। गौण युवक युवती घोटुल में जाकर आपसी मेल जोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे को करीब से समझते बूझते हैं। घोटुल आदिवासी समाज का एक खास किस्म का क्लब है, जिसमें युवक युवतियों को नाचने गाने, परस्पर मेल जोल बढ़ाने की आज़ादी रहती है। जो पसंद आ गया, मुखिया के पास उसके विवाह की अर्जी पहुंच गई। माड़िया समुदाय के एक आदिवासी ने कुछ साल पहले
7 देवों को प्रसन्न करने के लिए एक कन्या की बलि दी थी। उसके बाद वह एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाया। उसे सपने में वह लड़की भूत बनकर परेशान करती थी। माड़िया समुदाय का एक टोला इसी भूतनी के चक्कर में उजड़ गया। मान्यता हो गई कि उस इलाके में जहां नर बलि दी गई थी, रहने वाले के बच्चा नहीं होगा। कुमुद ने इसी इलाके में अपनी डिस्पेंसरी बनवाई। गांव में बिजली तो नहीं थी, लेकिन कुमुद की डिस्पेंसरी और डिस्पेंसरी से ही लगे उसके दोनों कमरों में पेट्रोमैक्स था। बाकी घरों में ढिबरी टिमटिमाती। रात होते ही सन्नाटा छा जाता। हालांकि कई बार ऐसी सन्नाटे भरी रात में भी इमरजेंसी के केस देखने वह गई है। ज़्यादातर मलेरिया या डिलीवरी के केसेस होते हैं। दोनों नर्सें उसके साथ ही रहती हैं। उसका खाना नाश्ता भी वे ही बनाती हैं। वह तमाम पगडंडियों पर घूम घूम कर मरीजों तक पहुंचती है। बड़ा सुकून मिलता है उसे ऐसा करते हुए। मन रम गया है यहाँ। लेकिन यहाँ तक अमेरिका की खबरें पहुंचना आसान नहीं है। जीप से रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, तब जाकर उनसे फ़ोन पर बात हो पाती है। चिट्ठियाँ लेने भी डाकघर जाना पड़ता है। माँ बहुत खुश हैं वहाँ, लेकिन उसे मिस करती हैं। भैया हमेशा व्यस्त रहते हैं। माँ अकेली पड़ जाती हैं। अब शादी हो जानी चाहिए कार्तिक की। कोई लड़की हो तो बताना, है ना, बिना ब्लाउज वाली आदिवासी। फोन पर देर तक माँ की खिलखिलाहट सुनाई देती रही। चलो अच्छा हुआ, माँ ने मान लिया है कि कुमुद फकीरों की जिंदगी जिएगी। शादी ब्याह घर गृहस्थी बाल बच्चे उसकी फितरत में नहीं। होली का त्योहार आ गया। गांव के किनारे बहती नदी के तट पर भाग गाती औरतें एक दूसरे पर पानी उछाल उछाल कर हंसती खिलखिलाती। महुआ फूलों से लद गया। हवा नशीली हो उठी। जिस दिन होली जलनी थी, उसके लिए खास आदिवासी नृत्य का आयोजन था। बीचों बीच होलिका रखी गई। गोल घेरे में सभी बैठ गए। उसके लिए कुर्सी रखी गई। कौड़ियों की माला पहने, बालों और कानों को लाल और पीले कनेर के फूलों से सजाए आदिवासी बालाएं झूम झूम कर नाचने लगीं। गांव के मुखिया के दोनों आवारा लड़के उसे हंस हंस कर देखते रहे। बीच बीच में आकर पूछ जाते, डॉक्टरनी बाई, कुछ चीज की जरूरत हो तो बताना, हम हैं किस दिन के लिए। कुमुद का मन नाच में नहीं लगा। अचानक माँ भैया की याद बेचैन करने लगी। कार्तिक भैया को होली बहुत पसंद है। क्या पता वहां मना भी रहे होंगे या नहीं। यहाँ सभी कितने खुश हैं। घंटों तक चलने वाले नाच में औरत मर्द दोनों नाचे। शराब का दौर भी औरत मर्द में समान रूप से चला। मुखिया के लड़के बहकने तक पीते रहे और उसे तंग करते रहे, कभी कुछ कहकर कभी कुछ। वह खिन्न मन से घर लौट आई। माँ की याद वैसे भी मन में हिलोने मार रही थी। मन में घुमड़ती रुलाई रोकी तो सिर दुखने लगा। सिर दर्द की दवा लेकर वह सो गई। सुबह वह मुखिया को उनके लड़कों की हरकतों से आगाह जरूर करेगी। कितना मानते हैं मुखिया उसे, बेटी बेटी कहते रहते हैं। जब पहली बार उसने स्टेथोस्कोप लगाकर मुखिया की गर्भवती बेटी की जांच की थी, तो वह चीख पड़ी थी, हाय दैया, ये क्या कर रही हो डॉक्टरनी बाई, हमें टटोल रही हो। सभी हंस पड़ी थी, दोनों नर्स, वह खुद। मुखिया ने बैलगाड़ी में बिठाकर उसे पूरा गांव घुमाया था। वह आदिवासियों के घर के हमेशा खुले रहने वाले दरवाजे देखकर चकित थी। बाबा, आप लोग दरवाजे खुले रखते हैं? हाँ बेटी, बंद करेंगे तो 7 देव नाराज हो जाएंगे। बंद दरवाजों पर भूतों चुड़ैलों का पहरा जो रहता है। वह मुखिया की बात सुन खामोश रही। गोबर मिट्टी से बनी घरों की उन दीवारों पर उसने निगाहें टिका दी जिन पर गेरू छुई मिट्टी से सुंदर चित्रकारी की गई थी। घर की छत मंडप जैसी, जिस पर कुम्हड़ा कचरी और ककड़ी की बेलें चढ़ी हुई थीं। खेतों में कोदो कुटकी मक्का बाजरा की भरपूर फसलें, मीठे पानी के कुएं। गांव को त्रिकोण में घेरती नदी शुद्ध छलछल धारा की किनारे की तलहटी के पत्थर तक दिखते हैं।
गांव का एकमात्र गाम देवी का मंदिर, जहां हर पूर्णिमा पर मेला भरता है। ढोल मजीरे बजा बजा कर नाचते हैं ये लोग। ये बांसों पर पैर साध कर चलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे का भाव विभोर हो माथा चूमते हैं। हम उम्र एक दूसरे का हाथ चूमकर स्वागत करते हैं। शाम गहराते ही खास खास मौकों पर शराब और नाच चलता है। नाच में स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। कहाँ से कम है भैया हम उस महादेश से, बताओ तो। सुबह मुखिया खुद ही डिस्पेंसरी आ गए, साथ में टोकरी भर गुड़ पगे बेसन के सेव, रजगीरे की लैया और तेंदू के पत्तों से बने दोने में ताजा घोटा हुआ खोआ, ऊपर से चिरौंजी की परत। तुम तो बेटी बिना होली का प्रसाद चखे ही उठाई थी रात में। हाँ बाबा, मन खराब हो गया था। मुखिया ने लाड से कुमुद को देखा। घर की याद सता रही थी। हाँ बाबा। वह हिम्मत कर सीधे मुद्दे पर उतर आई। बाबा, आपको पता है 7 समुंदर पार एक बहुत बड़ा धन दौलत से भरा देश है अमेरिका। मेरा घर वहीं है। मुखिया आंखें फाड़े समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ हूँ आपके साथ, तमाम मुसीबतें झेलती, क्योंकि मैंने आप लोगों की सेवा का व्रत लिया है। लेकिन आपके दोनों बेटे, बस बस बेटी, समझ गए हम। अब आगे कुछ न कहना, चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर बरगद के नीचे बने विशाल चबूतरे पर आए। जोर जोर से हाथ में पकड़ी लाठी पटकी। सब घरों से निकल तो आए, पर सहमे हुए। यह लाठी जब जब आवाज करती है, कहर ढा देती है। इस गांव में मुखिया का कानून चलता है। देश की राजनीति, कायदे कानून से इन्हें कोई मतलब नहीं। सारे कायदे कानून खुद इनके बनाए हुए, सख्ती से सजाएं भी खुद इनकी तय की हुई। दोनों लड़के बुलाए गए। दो दो लाठी खाकर चित्त हो गए। वह कांप गई। मुखिया ने दोनों लड़कों के कान पकड़कर उसके कदमों में लापटका। ससुरों, उद्धार करने आई है हमारा, नहीं तो मरते हर साल की तरह माता मोती जीरा से। मांगो माफी। मशीन की तरह दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी। मन का बोझ हल्का हुआ। अब वह औरतों के बीच अधिक रहती। उनकी तरह तरह की बीमारियां उसने दूर कर दी थीं, और यह भी अच्छे से समझा दिया था कि गृहस्थी के लिए उनका कितना महत्व है। अच्छा खाना पीना मर्दों की तरह उनके लिए भी जरूरी है। आखिर वे ही तो संसार रचते हैं। कल भैया और माँ से फोन पर बात हुई थी। यहाँ आने का भी तो सोचो कुमुद। हम कौन सा गांव छुड़ा रहे हैं तुमसे। महीने 2 महीने के लिए ही आ जाओ। हमारा भी मन लगा है तुम में। ठीक ही तो है। इस बार वह मई में महीने भर के लिए अमेरिका हो ही आएगी। मई में उसे यहाँ आए 6 महीने हो जाएंगे। वह दिसंबर में यहाँ आई थी। एन क्रिसमस के दिन माँ की फ्लाइट थी मुंबई से, और दूसरे ही दिन वह यहाँ के लिए चल पड़ी थी। खूब ठंड पड़ती है यहाँ। दिन के 11 बजे तक पूरी घाटी कोहरे में डूबी रहती है। ठंड मार्च तक चलती है, और होली के आते ही दिन गरमाने लगते हैं। लंबी लंबी दोपहरियां, नदी के तट पर न जाने कहां से हिरन चले आते हैं। 1-2 हिरन तो चौकड़ी भरते डिस्पेंसरी तक चले आते हैं। वह हिरनों के लिए बरामदे में कुछ न कुछ खाने का डाल देती है। लहट गए हैं ये हिरन। अरे डॉक्टरनी बाई, हिरनों से फुर्सत मिले तो हमें भी देख लो। मुखिया के दोनों लड़के 1 हफ्ते की खामोशी के बाद फिर सिर उठाने लगे थे। अब उनके साथ 1-2 आवारा लड़के भी आ जुटे थे। वह सिर से पैर तक गुस्से से कांप गई। झपट कर एक झापड़ रसीद किया। अब अगर दोबारा ये हरकत की तो खून पी जाऊंगी तुम सबका। लड़कों के लिए यह अप्रत्याशित था। अरे भैया भागो, काली मैया खप्पर लिए खड़ी हैं। भागे क्यों, पटक न दें दारी को, सारी अकड़ भूल जाएगी। कहते लड़के चले गए। वह जहां खड़ी थी वहीं जमकर रह गई। एक भय बिजली सा कौंध गया। कहीं इन लड़कों ने मिलकर उसे अकेली पास सुनसान घाटी में पटक कर, ओह, तब तब क्या होगा। क्या मुंह दिखाएगी वह भैया को, मां को। क्या इसी समाज सेवा का दावा करती थी वह।
पिछड़े इलाकों में इलाज करने के लिए तड़पती थी वह। जब छूत की बीमारी से दर्जनों जानें चली जाती थीं, तो वह प्रण करती थी कि वह इन्हें बचाएगी। लेकिन तब यह न सोचा था कि उसके पास है कोमल नाजुक औरत का शरीर, और इस मर्दाना समाज में कदम कदम पर भेड़िए हैं। वह इन भेड़ियों से अपनी झोली में पड़ी लज्जा और इज्जत को बचाने के लिए आखिर कितना संघर्ष करेगी। अगर इन लड़कों ने कुछ कर ही डाला तो वह तो तबाह हो जाएगी। मन की दीवार ढहती गई, विश्वास टूटता गया। इस बियाबां में नागफनियों के बीच उसका टिकना असंभव है। उसे लौटना होगा, हाँ लौटना होगा। कई रातें आंखों में कट गईं। नर्सें खाना खाकर बिस्तर पर ढेर हो जाती थीं। झुटपुटा होते ही हिरन जंगल में लोप हो जाते थे, पर अब बरामदे में ही जमकर बैठे रहते। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि दोनों हिरणों को अपनी ओर टुकुर टुकुर देखते पा वहीं खड़ी हो गई। तभी अंधेरे और अकेलेपन से ढीठ हुए मुखिया के लड़के उसे धकेल कर कमरे में घुस आए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर दोनों नर्सें भी बरामदे में आकर चीखने लगीं, दौड़ो, बचाओ। लड़के उसे दबोचने ही वाले थे कि वह कूदकर बाहर आ गई। तब तक चीख पुकार से भीड़ जुटाई थी। कुमुद पर मानो दौरा सा पड़ गया। अरे क्या बुरा किया है मैंने? तुम लोगों के लिए जिंदगी के ऐशो आराम छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया। क्या इस दिन के लिए? क्या दूसरे शहर से आई लड़की की तुम्हारे टोले में यही दुर्दशा होती है? इसीलिए तुम लोग जहां के तहां हो और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। नहीं रहना मुझे यहां, कल ही चली जाऊंगी। कहती हुई वह कमरे में आई और भड़ाक से द्वार मूंद लिए कि पूरे 100 के 100 घरों में बुझी ढिबरियां जल गईं, लाठियां निकल आईं। औरतें चीखने लगीं, मारो मारो। सूने सन्नाटे थर्रा उठे। लाठियों की आवाज के साथ घोंसलों में दुबके पक्षी पंख फड़फड़ाते चहचहा उठे थे। और थोड़ी ही देर में खूना खच्चर हुए मुखिया के लड़के अपने आवारा दोस्तों के साथ बरामदे में पड़े थे। मुखिया की आंखें झुकी हुई, भीड़ खामोश। वह कांपती हुई बरामदे में आई। बरामदा खून से लाल हो रहा था। अचानक उसके मन की डॉक्टर जाग उठी। अब और अधिक खून बहा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। वह जोरों से पास खड़ी नर्सों कंपाउंडर को बुलाने लगी। डिस्पेंसरी में ले चलो इन्हें, घाव में टांके लगाने पड़ेंगे। दवाएं खत्म हो रही हैं शायद, कल ही शहर फोन करना पड़ेगा। और भीड़ खुशी से थिरक उठी। डॉक्टरनी बाई नहीं जा रही हैं, यहीं रहेंगी। और भोर की पहली किरण के धरती को छूते ही डॉक्टर कुमुदनी का चेहरा तेजोमय हो उठा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।